वेलकम स्टूडेंट्स। अपनी अगली वीडियो लेके हम हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को। दो वीडियोस मैं इसके लिए आपको दे चुका हूं, जिसमें हम चैप्टर की इंट्रो, चैप्टर की एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2 केमिकल रिएक्शन है क्या, इसके बारे में समझते आ रहे हैं। तो पिछली वीडियो से थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हुए हम चलेंगे, उसको रिफ़्रेश करते हुए। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 1.2 तक के बारे में बताया था, जिसमें 1.2 एक्टिविटी के बारे में मैंने कहा था कि बुक के अंदर उसकी सिर्फ कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो सारी नहीं हैं, तो आप नोट्स बना लें। उम्मीद है आपने बना लिए होंगे। मैं एक बार रिफ़्रेश कर रहा हूँ। वो एक्टिविटी रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के बीच में थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेड नाइट्रेट जो है वो वाइट सॉल्यूशन के रूप में लिया गया था, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो भी वाइट सॉल्यूशन के रूप में लिया गया था। ये दोनों रिएक्टेंट के रूप में थे, और इसके बाद जो प्रोडक्ट्स बने थे उसमें आपका एक प्रोडक्ट था पोटेशियम नाइट्रेट, जो सॉल्यूशन फॉर्म में था, जिसका कलर भी वाइट ही था। बट उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक सॉलिड फॉर्म में भी साथ में प्रोडक्ट बनेगा जो नीचे बैठ जाएगा। जिस भी हम वेसल में एक्सपेरिमेंट करेंगे उसकी नीचे तली पे बैठ जाएगा, दूध की चिद्दियों की तरह। ये बातें हुई थी। और वो जो प्रेसिपिटेट था वो येलो कलर का था, उसका नाम लेड आयोडाइड था। ये कुछ जनरल सी बातें थी जो आपको अपने नोट्स में शामिल करनी है, ताकि अगर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू ऐसी बातें आए तो आप एक्टिविटी को अपने दिमाग में रखते हुए फट से उसका आंसर देने के काबिल हो जाओ, बजाय इसके कि आप उसमें तुक्के लगाएं। बेटर होगा समझ कर, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट अगर पेपर का कोई है तो एमसीक्यू है। पंजाब बोर्ड के पेपर्स में ये 35 क्वेश्चंस आते हैं, और 35 के 35 मार्क्स सिर्फ वही बच्चा ले सकेगा जिसने वो चीज़ों को थोड़ा डीप स्टडी किया होगा और उसको याद होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आज नई एक्टिविटी से फॉलो करेंगे, एक्टिविटी 1.3 से। ये आपकी मेरे नेक्स्ट टॉपिक की अगली एक्टिविटी है। किसके बीच में है, इसके रिएक्टेंट क्या हैं, इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इसके बारे में कुछ लाइंस तो बुक में हैं, जिसका पीडीएफ नीचे लिंक में हम डाल देंगे। आप वहाँ से हाईलाइटेड पोर्शंस में से देख सकते हैं। लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे वो आपको असाइनमेंट में अलग से दिए जाएंगे। पर पहले हम रिएक्शन समझ लें। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट यूज होंगे वो जिंक मेटल होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। बोलने में ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल लगी होंगी। मैंने जिंक मेटल लिया तो याद करिए, फर्स्ट सेकंड वीडियो में मैग्नीशियम रिबन की बात हुई थी। मैंने आपसे कहा था मैग्नीशियम किस शक्ल में लिया, रिबन शक्ल में। इसी तरह जिंक मेटल कैसे लिया, जिंक मेटल को किस शक्ल में आपको दिया गया, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मैंने यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, क्या कोई और एसिड भी लिया जा सकता था, ये भी अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसको डाइल्यूट शक्ल में ही क्यों लेना है, उसको कंसंट्रेटेड शक्ल में क्यों नहीं लेना। आप देखिए, आपकी इतनी सी लाइन के अंदर कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, बजाय इसके कि सिंपली इतना समझें कि बस दो रिएक्टेंट लिए, एक एरो मारा और एक प्रोडक्ट्स बन गए हमारे पास। उससे थोड़ा अलग हटके भी क्वेश्चंस हैं जो जब पेपर में आते हैं तो कई बार बच्चों को आंसर नहीं आ रहे होते। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कॉपी पेंसिल साथ में रखिए, कॉपी पेन, ताकि आप उन छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकें। हर चीज़ बुक में नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3 पर चलते हैं अब, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ये आपकी एक्टिविटी 1.3 है बुक में। इसमें जिंक को मैंने मेटल बोला, नेचुरली ये केमिकल्स में चला गया, लेकिन सॉलिड में। इसमें रिएक्शन किसके साथ हो रही है, इसकी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो एसिड्स के जो नाम बीच में आएंगे आगे, जैसे जैसे हम चैप्टर्स में बढ़ेंगे उनको साथ साथ याद करते रहिएगा। ज़्यादा बड़े बड़े नाम नहीं हैं, कुछ कॉमन से एसिड हैं जो आगे चल के जब चैप्टर्स आते हैं तो आप एसिड बेस का एक चैप्टर आएगा, उसी तक मतलब सीमित नहीं रह जाना कि इसी चैप्टर में शायद एसिड के नाम आएंगे। आपको कई जगह पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए साथ साथ याद रखते रहना कि हमने एसिड को डाइल्यूट लेना है, कंसनट्रेटेड लेना है। दो वर्ड्स हैं, डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड। हमने उसको किस शक्ल में लेना है। ठीक है, तो फिलहाल हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे टॉपिक से बाहर हो जाएगी बात। जिंक को मेटल, लेकिन कैसा मेटल, किस शक्ल में लूँगा, क्या पहचान है। आपको मैं एक चीज़ आपके हाथ में दे दूँ लेकिन आपको ये ना बताऊँ कि वो जिंक है या एल्यूमिनियम है, क्योंकि दोनों की शक्लें एक जैसी होती है खास तौर पर, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये जिंक मेटल है। एल्यूमिनियम जो होता है वो बेसिकली सिल्वरी वाइट से कलर में होता है, लेकिन जिंक जो होता है वो सिल्वर ग्रे कलर में होता है।
यानी कि सिल्वर कलर जैसी चमक होगी लेकिन ग्रेइश सा होगा उसके ऊपर कलर, तो वो देखते ही पता लग जाता है कि ये सिल्वर है, सॉरी जिंक है। अब बात आती है कि जिंक को क्या मैं आपको एक रिबन की शक्ल में दूंगा, क्या आप उसको एक मेटल प्लेट की शक्ल में लेंगे, कैसे लेंगे, हमें एक्सपेरिमेंट करना है। आप अपनी बुक में देखिए एक्टिविटी 1.3 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर साइड में मैंने ये आपको लिख कर दिया फिगर 1.2, जरा उसको भी बुक में देखना आप ध्यान से। वहाँ पर एक फ्लास्क बनी हुई है, मैं उस पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमें उसमें डालना है जिंक को, तो हमें देखना पड़ेगा किस शक्ल में चाहिए, लैब में एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा सा ही चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उसमें एक फ्लास्क बनी हुई है, उस फ्लास्क का जो नाम है वो कॉनिकल फ्लास्क, हिंदी मीडियम वालों के लिए शंक्वाकार फ्लास्क। अब ये जो नाम है टेक्निकल हो गया यहाँ पर, फिर शंक्वाकार। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप इसी की हिंदी बनाकर लिख दीजिए कॉनिकल फ्लास्क, कोई गलत नहीं, साइंस में कोई गलत नहीं होता ये, ठीक है ना। तो कई बार डायग्राम पेपर में आता है बच्चों, पंजाब बोर्ड के पेपर में खासतौर पर आता है, वहाँ पर डायग्राम देकर कुछ लाइंस आपको दे देते हैं खाली नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डालकर, और पूछते हैं इनके नाम क्या हैं। तो आपको जो लिंक पीडीएफ का डाला गया है बीच में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने स्पेशली लिखा है उसमें डायग्राम के नीचे याद करें। इसका सीधा मतलब है डायग्राम को इग्नोर नहीं मारना, डायग्राम के सारे नाम अच्छी तरह याद करने हैं ताकि पता रहे किसको क्या कहा था। सिंपली डायग्राम को इग्नोर मार के आगे नहीं चल पड़ना कि क्वेश्चन सर ने दिए हैं या हमें असाइनमेंट मिली है, हम लोगों ने आंसर बनाए और हमारा काम खत्म हो गया, तो फिर आपको समझ में तो कुछ नहीं आया। तो क्लियर रहें, पहला नाम कॉनिकल फ्लास्क दिखाई देगा, उसके बाद आपको और भी नाम है वहां पे, मैं सारे नहीं बोल रहा, बाकी तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएंगे। अब ऊपर ढक्कन लगा हुआ उसको थोड़ा यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे, वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। एक वहां पे नाम होगा लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके साथ खास वर्ड जो है वो डाइल्यूट है। आप ध्यान रखें, मैंने इसको राउंड किया है, मीन्स ये इंपॉर्टेंट था, अकेला सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल ही लिखेंगे, एसिड भी लिख देंगे चलेगा, साथ में तनु, ये डाइल्यूट को बोलते हैं। तनु मैंने पतला, तनु मैंने पतला। तो इसके बाद जिंक ग्रैन्यूल्स। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ गई, मैंने आपसे कहा था जिंक को किस शक्ल में लिया, जिंक को हमने दानों की शक्ल में लिया, जैसे दाल के दाने होते हैं या मक्की के दाने होते हैं, पॉपकॉर्न उतनी साइज का होता है ये, ठीक है। तो वो हमें दानों की शक्ल में वहाँ दिया जाता है लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसलिए हमें जो चीज़ सामने रखी गई है उसकी पहचान भी होनी चाहिए कि ये है क्या, उसका हम कलर देख के पहचानेंगे। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आपको डाइल्यूट शक्ल में लेना है, डाइल्यूट ही क्यों ये जवाब मैं अभी थोड़ी देर में दे दूंगा। दोनों को हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं, रिएक्टेंट के बाद एरो है, डायरेक्शन इस तरफ को हुई, उसके बाद जो प्रोडक्ट बने जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो आपका जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट, अभी मैंने इसको सिंबल्स में नहीं लिखा, वर्ड्स में याद रखिए, प्लस गैस प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन। जब जब आप कोई एसिड लेंगे, जब जब कोई एसिड लेंगे और इधर कोई मेटल लेंगे, कहने का मतलब ये था यहाँ हमने क्या लिया मेटल, यहाँ हमने क्या लिया एसिड, इस तरफ हमारे पास जो बनेगा उसको बोलते हैं साल्ट, ये रहा ये साल्ट है, और जो इसके साथ गैस बनेगी हर हालत में हाइड्रोजन ही बनेगी, कोई दूसरी नहीं बनेगी। कई बार मुझे बच्चे सवाल करते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बननी है, कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, सल्फर डाइऑक्साइड बननी है, कैसे बनेगी। तो उसका सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया, एसिड आपने लिया है, हाइड्रोजन 100% श्योर है, लेकिन वाटर भी बन सकता था, डिपेंड क्या करना है, आपने इसके साथ मेटल लिया है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगी, अगर आपने इसके साथ नॉन मेटल लिया है तो वाटर बन सकता है। समझ में आ गई बात। आती है ये टॉपिक से अलग होगी बात, अभी फिलहाल क्या बनेगी हाइड्रोजन गैस। बट जो डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें से ये देखकर कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही बनी या ऑक्सीजन गैस बनी, आपको पहले से कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब इस गैस की कोई टेस्टिंग भी करेंगे हम, कि वो टेस्टिंग कैसे और क्या है, कैसे पता चलेगी, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। टेस्टिंग की तरफ आते हैं, पहले इसकी दूसरी चीज़ें समझ लें। इसका कलर क्या है बेटा जी, सिल्वर ग्रे, इसके कलर की ज़रूरत नहीं है, बट इसको डाइल्यूट क्यों लेना है उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। इसको पतला करके ही हम यूज़ कर सकते हैं, गाढ़ा यूज़ करेंगे रिएक्शन ही नहीं होगी, कंसंट्रेटेड यूज़ करेंगे रिएक्शन ही नहीं होगी बिल्कुल भी। आप जानते हैं मम्मा घर में पूड़ियाँ तलती हैं, क्या कभी उन्होंने ठंडे रिफाइंड के अंदर ही डाल दी पूड़ी, नहीं डाली, तेल को गर्म करना पड़ता है,
करना पड़ता है ना। तो तेल को गर्म करके उसको थोड़ा पहले पतले रूप में लाया गया है, उसको जब प्रॉपर गर्म हो गया तब उसके अंदर पूड़ी तली जाएगी। अगर वैसे ही डाल दोगे तो कुछ नहीं होने वाला उसका। घी कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, उसको पहले गर्म करा जाता है, फिर उसमें प्याज बाकी चीजें भुनी जाती हैं। ये जो है ये घरेलू एग्जांपल्स हैं ये भी रिएक्शंस, बट हमें इग्नोरेबल होती हैं, हम इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि ये हमारा काम नहीं होता। बट जो कुछ है साइंस घर के अंदर ही होती है, बस वहाँ से चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, उसको साइंटिफिक वे से समझने की ज़रूरत होती है कि ये काम होता कैसे है। ठीक है, इसमें भी कुछ बातें मैं बोलता जा रहा हूँ जो इस चैप्टर के इस टॉपिक के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक्चुअली बीच बीच में कौन सी बातें और बोली थी। आगे चलते हैं। इसके बाद जो इसका रिजल्ट बना वो बना जिंक सल्फेट। ये एक किस्म का केमिकल साल्ट हो गया। ठीक है, जो इसीलिए बना क्योंकि एसिड सल्फ्यूरिक लिया, इसके नाम में आ रहा है सल्फर, इसलिए बनेगा सल्फेट। अगर यहाँ पे मैं एसिड बदल दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूं, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इस तरफ सल्फेट नहीं बनेगा, फिर क्लोरिक, क्लोराइड बनेगा। क्लोरिक बोला क्लोराइड बनेगा, सल्फर बोला सल्फेट बनेगा। नाइट्रिक एसिड ले लूं, नाइट्रिक बोला नाइट्रेट बनेगा। जिंक लगा ही रहना है। समझ में आ गई? इसका मतलब जो आप एसिड यहां ले रहे हो उसके मुताबिक इसके साल्ट का दूसरा नाम यहां पे रहेगा। प्लस कौन सी गैस बननी है, हाइड्रोजन ही बननी है। अब आपके सवाल दिमाग में आ रहा होगा, ये हमने मेटल की शक्ल में ले लिया यानी ग्रेन्यूल्स, तो ये तो सॉलिड हो गया। ये हमने डाइल्यूट शक्ल में ले लिया यानी ये पतला हो गया, लिक्विड शक्ल में हो गया। ये हमारा किस शक्ल में बनेगा, ये जिंक सल्फेट भी एक्वस शक्ल में बनेगा यानी कि तरल, क्योंकि आपने इसमें डाला था ना, ये तरल था, तो नेचुरली इसके अंदर मिलने के बाद जो इस तरफ रिजल्ट आएगा वो भी तो लिक्विड फॉर्म में ही आएगा ना। लेकिन उसका कलर क्या होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा, ये कलरलेस नजर आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपको एज इट इज याद करना है कि इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद जो रिजल्ट यहाँ आता है उसका कलर कोई आता है, नहीं आता, कलरलेस आता है। ये चीजें बुक में नहीं लिखी हुई बेटा, ये चीजें आपको पीडीएफ लिंक में तो मिल जाएंगी, बट इस वक्त मैं बोर्ड पे कर रहा हूं। आप जिस तरह सीख लगता है उस तरह नोट्स बना लीजिए, आपको आंसर्स देने में इजी हो जाएगा। इस तरफ मैंने एक एरो डाल रखा है, उधर बोर्ड पे जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं डाला, जबकि इसको इसके आगे होना चाहिए था, इस एरो को यहाँ इसके आगे होना चाहिए था। मैंने ये एरो ऊपर की ओर डाला है। ये एक सिंबल है, एक चिन्ह है। जब किसी गैस को दिखाना होता है तो एरो ऊपर होगा, जब एरो नीचे की तरफ डाला जाए तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा यानी कि अवक्षेप, हिंदी में अवक्षेप। अगर एरो ऊपर की तरफ है तो ये गैस बता रहा है, अगर ये नीचे की तरफ है तो ये प्रेसिपिटेट बता रहा है। जिसके साथ ये एरो नीचे की तरफ लगा होगा इसका मतलब वो सॉलिड है, वो प्रेसिपिटेट है, वो घुला नहीं, वो इनसॉल्यूबल है। क्या वर्ड यूज किया मैंने, वो इनसॉल्यूबल है। कुछ बातें याद भी रखनी पड़ती हैं, हर बात के बोर्ड पे नोट्स नहीं बनने वाले, ये आप साथ साथ में नोट करते जाएं कि मैंने किस एरो को किस पहचान में बताया। ठीक है, इतनी डिटेल में एक ही टॉपिक के अंदर सारी बातों को कर जाना आप मैक्सिमम वीडियोज में देखेंगे आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो उसके पार्ट्स बना के डालते हैं। मेरी कोशिश है आपको इससे रिलेटेड जितनी 90% बातें हैं वो अभी बताऊं, 10% मैंने रखी हैं वो क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं है ना अभी, वो धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे सब कुछ। अब इसके बाद यहाँ इसके कलर की बात हो गई, इसके डाइल्यूट की बात हो गई, इसके कलर की बात हो गई कि यह कलरलेस होगा और किस शक्ल में होगा वो बता दिया मैंने, और इसके बाद ये गैसियस फॉर्म में होगी। अब इसके बाद दो बातें रहती हैं, एक डाइल्यूट कैसे और गैस की पहचान। डाइल्यूट के बारे में हम बात करेंगे तो आपको सवाल यहाँ ये पैदा होगा जो आपको असाइनमेंट में भी दिया जाएगा कि क्या आपको एसिड डाइल्यूट करने के लिए पानी डालना है। यस, पहला जवाब, डाइल्यूट करने के लिए क्या डालना है, पानी डालना है। दूसरी बात, शायद आप लोगों ने घर में रूह अफ़ज़ा वगैरह आप लोगों के घरों में होंगी, एज इट इज तो नहीं पी जाते ना, पतला ही करते हो, डालते हो ना पानी के अंदर, उसको उस शक्ल में पीते हो। बस एसिड को भी ऐसे ही करना, बस इसको पीना नहीं क्योंकि ये नुकसान करेगा। दूसरी बात, डाइल्यूट करने के लिए पानी को एसिड में डालना था या एसिड को पानी में डालना था। वेरी इंपॉर्टेंट, डाइल्यूट करने के लिए एसिड को पानी में डाला जाए या पानी लेने के बाद एसिड उसमें डाला जाए। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिए,
पहले एक एग्जाम्पल, घर में रिफाइंड, मम्मा ने पूड़ियाँ तलनी हैं, कढ़ाई में उन्होंने रिफाइंड ले लिया है, रिफाइंड गर्म हो चुका है, एसिड भी बहुत गर्म होते हैं, रिफाइंड एक किस्म का एसिड है, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे बॉडी की हड्डियों को नुकसान ही है, समझ में आ गई। तो क्या होता है, अगर वो एसिड हम गर्म कर रहे हैं, रिफाइंड को आप मम्मा गर्म कर रही हैं, उसमें ज़रा सा छींटा मार के देखिए पानी का, क्या होगा, आएगी ना वो तड़तड़ जैसी आवाज़। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हो सकता है छींटे वापस आपके ऊपर भी पड़ जाएं अगर आप गलती से भी पास में हैं तो। बात समझ में आ गई। मम्मा जब पूड़ी बेल देती है तो मम्मा को देखना कभी ध्यान से, क्योंकि मम्मा फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री लेकर, फिजिक्स लेकर सारी किचन में चला रही होती हैं, बस उनको पता नहीं होता। कई बार हम लोगों को थोड़ा पता होता है, हम उसको और वे से जज करते हैं, समझ में आ गई। उनको नहीं पता होता उनके लिए, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा साइंस जानते हैं। पूड़ी तलते वक्त बेलने के बाद कभी देखना आपकी मम्मा पूड़ी को ऐसे कभी सीधा नहीं डालेंगी कढ़ाई में, उसकी दीवार के साथ डालेंगी पूड़ी को, यानी कि इधर से सरका दी, वो धीरे से तेल में चली गई। इसी तरह से जो भी उन्होंने पकौड़े वगैरह बनाने हैं बहुत स्लो उसमें वो डालते हैं। कारण क्या है, जो पकौड़े बनाने हैं वो बेसन था, बेसन पानी में घुला हुआ था, पानी बीच में डालते ही वो बाहर को आएगा रिफाइंड, तो उसको बहुत धीरे से छोड़ते हैं ताकि उसका बर्न आउट ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। पूड़ी को वो धीरे से छोड़ते हैं क्योंकि जो आटा गूंथा था उसमें पानी था, वो मॉइस्चर बीच में जाते ही रिफाइंड बाहर को उछाल मारेगा। यहां से एक बात समझनी थी कि आपको एसिड में पानी डालना नहीं है, यहां ये समझना था। अगर आपने पहले एसिड लेकर उसमें पानी डालने की कोशिश की, वो बाहर को आएगा और आपको नुकसान करेगा। समझ में आ गई। इसलिए पहले क्या लेना है, पानी, उसमें क्या डालना है, एसिड, लेकिन एकदम से नहीं पलटना। जिस बर्तन में लिया है, जिस भी वेसल में लिया है, उसकी दीवार के साथ साथ धीरे धीरे नीचे जाए और धीरे धीरे उसमें हिलाते हुए वो मिक्स हो जाए। बहुत छोटी सी बात, मैं इस टॉपिक को सीधा भी निकाल सकता हूँ। मैंने आपको ये डाइल्यूट समझाने की कोशिश की है कि ये डाइल्यूट आप करोगे कैसे। अगर कभी लैब में ज़रूरत पड़ जाए तो मेरी बात याद रख लेना, आपने एसिड लेकर उसमें पानी नहीं उंडेल देना, वो बाहर को आ जाएगा। समझ में आ गई। पानी पहले लेना है, उसमें थोड़ा सा एसिड डालना है, जितनी ज़रूरत हो, जितनी क्वांटिटी की आपको ज़रूरत है, उसको भी धीरे धीरे डालना है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा हिलाना है। यहाँ कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, मैंने आपसे कहा आपने कॉनिकल फ्लास्क ले रखी है ना, तो कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या किया, पहले उसके अंदर पानी लिया, पानी में थोड़ा सा एसिड मिला लिया, आपका सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब उसमें क्या डालना है, अब उसमें जिंक डालना है, बाद में डालेंगे, जैसे पूरी बाद में डालते हैं, पहले थोड़ा डालेंगे, ठीक है। डाल दिया, ऊपर से ढक्कन करो बंद। आप अपने डायग्राम में देखिए, उस ढक्कन में एक पाइप लगी हुई है, उस पाइप का नाम डिलीवरी ट्यूब है। आप सिंपल स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पाइप नहीं है तो आप स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना डेंजरस काम नहीं है, ठीक है। तो वो किस काम के लिए थी, जो गैस बननी है वो बाहर भी तो लानी है, लेकिन एकदम से नहीं लानी है, इसीलिए पाइप डाली गई है कि स्लोली स्लोली बाहर आए। डायग्राम ध्यान से देखते जाइए और वहां से मेरी बोली हुई बातों को समझते जाइए, ठीक है। तो मैंने डायग्राम की क्लैरिटी भी दे दी, ये भी बता दिया रिएक्टेंट कौन से हैं। अब उसके बीच में रिएक्शन हो गई है शुरू, कैसे पता चलेगा रिएक्शन शुरू हो गई है, आप देखना बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, बबल्स। वो बुलबुले बता रहे हैं कि रिएक्शन शुरू हो गई, बबल्स बता रहे हैं गैस बन रही है, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गई कि नहीं। तो बबल्स बताएंगे गैस बन रही है, लेकिन कौन सी, ये बाद में। जो नीचे बुलबुले उठ रहे हैं, रिएक्शन के बीच में उठ रहे हैं, सॉल्यूशन के बीच में उठ रहे हैं, एसिड के बीच में उठ रहे हैं, उसका मतलब है ये बन रहा है जिंक सल्फेट, जो कि रंग नहीं बदलेगा, कलरलेस शक्ल में रहेगा। अब कलरलेस की पहचान आपको कैसे होगी, सॉल्यूशन का रंग बदल जाएगा। कैसे, जो एसिड होता है ना वो थोड़ा सा पीलेपन पे होता है, जो भी एसिड आप लेंगे, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा पीलेपन पे होता है, हल्का पीला, बिल्कुल देखने में ऐसे लगता है वाइट ही है। जो जिंक होता है वो सिल्वर ग्रे में होता है, लेकिन दोनों को मिलने के बाद दोनों का रंग ऐसे हो जाएगा जैसे पानी, इसको बोलते हैं कलरलेस। अब बात आती है कि जो गैस बनी थी ये हाइड्रोजन गैस, इसकी इस एक्टिविटी में टेस्टिंग कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चले कि हाइड्रोजन गैस बनी है। तो बेटा अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले आपने क्या करना है, हाइड्रोजन जो आपकी बीच में वो स्ट्रॉ लगी हुई थी या पाइप लगी हुई थी, उसके पास एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे जो जलती हुई हो।
समझ में आ गई मेरी बात? उसके मुंह के पास लानी है। प्रिकॉशन, अपना मुंह पीछे रखना है, अपना हाथ बचा के रखना है, हो सके तो किसी चीज़ से पकड़ लीजिए, यानी कि चिमटा वगैरह कुछ ऐसे, ताकि दूरी बनी रहे। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम लैब में तो कर नहीं रहे, बट मैं इतना तो आपको बता ही सकता हूँ ना कि आपने क्या सावधानी बरतनी है करते वक्त। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा लंबा रखना डिस्टेंस, ताकि नुकसान ना हो। उसके बाद जैसे ही वो बर्निंग कैंडल की फ्लेम आप पाइप के पास लेकर आएंगे, एकदम से पटाखे जैसी आवाज आएगी और कैंडल की जो लौ है वो बुझ जाएगी, यानी पॉपअप साउंड, कैंडल विल ब्लो ऑफ। पॉपअप साउंड, कैंडल विल ब्लो ऑफ। तो ये हैं वो दो बातें, आप नोट कर लें कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए असाइनमेंट के अंदर, हाउ विल यू टेस्ट द गैस इन दिस एक्सपेरिमेंट, दैट विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, कौन सी गैस बनी, आप नाम देंगे हाइड्रोजन गैस। दूसरा सवाल होगा हाउ विल यू टेस्ट इट, कि आपको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस ही बनी है। तो जैसे मैंने कहा कि ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द डिलीवरी ट्यूब या पाइप फिटेड इन द माउथ ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क, जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके माउथ में जो पाइप फिट हुई है उसके पास आप एक बर्निंग कैंडल लेकर आइए। द बर्निंग कैंडल फ्लेम विल ब्लो ऑफ, वो बुझ जाएगी विद पॉपअप साउंड, यानी पटाखे जैसी आवाज़ के साथ वो बुझ जाएगी। इससे पता चला कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। इज़ दैट क्लियर, कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। अगर ये कोई और गैस होती, जैसे ऑक्सीजन होती, तो क्या होता, तो फिर कैंडल नहीं बुझेगी बल्कि उसकी फ्लेम और तेज़ी से जलनी शुरू हो जाएगी। अगर कभी ज़रूरत पड़े इस बात की तो ये भी आपके काम आ जाएगी कि अगर ये गैस ऑक्सीजन होती तो फिर क्या होता, तो फिर ये गैस ऑक्सीजन की पहचान ये थी कि फ्लेम बुझती नहीं, फ्लेम की कोई पटाखे जैसी आवाज़ नहीं आनी थी, बल्कि ये और तेज़ी से जलनी शुरू हो जानी थी। ठीक है, अब तीसरी बात है कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड होती तो क्या होता, तो ये चुपचाप बुझ जाती, कोई आवाज़ नहीं आनी थी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, आग बुझाने वाले यंत्र और लाल से उनके बीच में होती है, वही गैस काम आती है उसको बुझाने में। समझ में आ गई? तो ये हमारे टॉपिक से बाहर हो गई बात। मैंने जो जनरल सी नॉलेज वाली बातें थी कि आपको बता दी कि हाइड्रोजन ना होती, ऑक्सीजन होती तो पहचान क्या थी, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड होती और हमें दिखाई नहीं दे रही है तो भी पहचान क्या होती, क्योंकि गैस दिखाई तो दे नहीं रही होती। ठीक है, अब बात आती है इसमें प्रिकॉशन क्या थी। मैंने एक प्रिकॉशन तो आपको बताई कि ये काम करते वक्त, ये जो कैंडल वाला काम करना है, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। दूसरी प्रिकॉशन मैंने आपको क्या बताई थी, एसिड। आपने एसिड लिया है, चाहे डाइल्यूट शक्ल में लिया है, एसिड एसिड ही होता है, समझे, नुकसान पहुंचा सकता है। दो एसिड हैं जो काफ़ी डेंजरस हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिलहाल हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते थे। मैंने सल्फ्यूरिक लिया है, आपकी बुक में दोनों नाम दिए हुए हैं, सल्फ्यूरिक भी हाइड्रोक्लोरिक भी। तो अगर ये हाइड्रोक्लोरिक होता, मैंने जैसे आपसे कहा था, यहाँ जिंक क्लोराइड बनता। क्या बनता, जिंक क्लोराइड। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसके नाम से बना जिंक सल्फेट, बस इतना ही फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। मतलब ये ना सोचना कि पेपर में अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया तो हम पहचान कैसे करेंगे, या इधर आंसर क्या लिखेंगे, वो तो हाइड्रोजन ही लिखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं, इधर बदल देना, बस इसको क्लोराइड कर देना। अगर हाइड्रोक्लोरिक हुआ तो ध्यान से पढ़ना है। समझ में आ गई? तो इसलिए अब बात आती है कि इसमें और प्रिकॉशन क्या थी। मैंने क्या लिखा है, हैंडल एसिड विद केयर। जो एसिड पानी में डालने के लिए मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, एसिड को किस में डालना है, पानी में, पानी पहले लेना है। समझ में आ गई? तो उसको भी करते वक्त आपने बहुत प्रिकॉशन से काम करना है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है। ये थी आपकी सारी एक्टिविटी 1.3, जिसका फिगर 1.2 है। बुक में ध्यान से देख लीजिए, मैंने अपनी तरफ से सब बातें क्लियर कर दी हैं। बाकी हाईलाइटेड पोर्शंस आपको पीडीएफ में मिल ही जाएंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आप अपनी क्वेरी लिखें, मैं आपको आंसर दे दूंगा। समझ में आ गई? तो अब इसके बाद हमारा जो इस टॉपिक का एंडिंग टॉपिक, जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं 1.3 एक्टिविटी का, और जो पहले कर चुके हैं 1.2, 1.1, हम टॉपिक समझ क्या रहे थे, केमिकल रिएक्शन। अभी तक मैंने इक्वेशन के बारे में आपसे आगे बात नहीं की। तो केमिकल रिएक्शन हुई कब, तीनों एक्टिविटीज में समझने की कोशिश की थी। रिएक्टेंट की शक्लें बदली हैं, कुछ नया प्रोडक्ट हर बार बनता है, हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो गई। बात समझ में आ गई?
पानी में रेता डला, नो केमिकल रिएक्शन, वहां नहीं हुई क्योंकि कुछ भी बदला नहीं था। पानी अपनी जगह मौजूद था, रेता अपनी जगह मौजूद था, सिर्फ रंग जरूर बदला था। इसलिए अभी मैंने एक बात बोली है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रंग बदला था, लेकिन रंग बदल जाना यही नहीं बताता सिर्फ केमिकल रिएक्शन को। 3-4 बातें और हैं जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। तो एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 चैप्टर की इंट्रो ये सारी देखते हुए हम टॉपिक तो समझ रहे थे केमिकल रिएक्शन का, और वो पता कर रहे थे कि कब रिएक्शन हुई मानेंगे और कब रिएक्शन हुई नहीं मानेंगे। तो अब उसके कंक्लूज़न पर आ जाते हैं। इस टॉपिक के कंक्लूज़न ये है कि आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो देख के पता चलेगा कि रिएक्शन हुई, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, वो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, वो इम्पॉर्टेंट हिंदी में कहें तो कारक क्या हैं या परीक्षण क्या हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप एक्टिविटी लिखते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में, जब आपने 9th क्लास में भी एक्टिविटी कॉपीज़ बनाई होंगी, सबसे ऊपर आप मटेरियल रिक्वायर्ड भी लिखते हैं, उसके बाद आप एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर लिखा जाता है, प्रोसीजर के बाद आप उसमें क्या क्या देखा वो ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है, एंड में उसका एक कंक्लूजन निकाला जाता है और उसके बाद प्रिकॉशन, यही पॉइंट्स होते हैं ना। तो अब हम अपने ऑब्जर्वेशंस पर आएंगे। ये 4 बातें मैंने सामने लिखी हैं, इन चारों में से कोई 3 का होना तो ज़रूरी है। अभी एक्टिविटी 1.3 में मैंने कहा था, नोटिस करिए, थोड़ा पीछे जाइए वीडियो में, कि मैंने बोला क्या हुआ, रंग बदला। मैंने आपको रेता और पानी की एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था वहाँ रिएक्शन कोई नहीं हुई क्योंकि दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे मौजूद ही हैं, लेकिन एक चीज़ हुई थी, वो था रंग बदला। क्योंकि एक ही हुई है ये कारण था मैंने बोला रिएक्शन कोई नहीं हुई। समझ में आ गई कि नहीं? वो था चेंज इन कलर। लेकिन अकेला चेंज इन कलर ही रिएक्शन नहीं होता। वो तो आप रूह अफ़ज़ा को पानी में डाल लीजिए, रूह अफ़ज़ा का रंग कुछ और था, पानी में जाने के बाद उसका रंग कुछ और है, हल्का पड़ गया। समझ में आ गई? शहद का रंग कुछ और है, गाढ़े होने के वक्त उसको पानी में डाल दो, उसका थोड़ा सा रंग फर्क पड़ जाएगा। तो चेंज इन कलर इज नॉट ए रिएक्शन, चेंज इन स्टेट भी होना चाहिए। आपने शहद को पानी में डाल दिया, चेंज इन स्टेट तो नहीं ना आया। शहद भी लिक्विड की शक्ल जैसा ही था, पानी भी लिक्विड की शक्ल का जैसा ही है, मिलने के बाद भी वैसा ही रह गया, तो वहाँ चेंज इन स्टेट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब आपने चीनी को पानी में डाला, चीनी घुल गई, चीनी का स्वाद भी बदला, चीनी का शक्ल भी बदल गई, उसके अंदर घोल बन गया, वहाँ 2 चीज़ें हो गई, चेंज इन स्टेट हो गया, चीनी का अपना रंग बदल के पानी के रंग में मिक्स हो गया जैसा भी था, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर भी वहाँ पर आया। सवाल ये पैदा होता होगा कि चीनी को पानी में घोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ, तापमान में कौन सी बदलाव आ गया? किसी भी चीज़ को आप घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो तो ठंडा पानी लेंगे, वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा, घोलने के बाद उसको अगर आपने नॉर्मल पानी लिया है तो उसका भी थोड़ा सा टेम्परेचर तो चेंज हो ही जाता है, तभी घुलती है चीज़। बिल्कुल ठंडे पानी में चीनी घोल के देख लो, आपको नहीं घुलेगी, लेकिन उसी को घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, या मिक्सी में घोल लो, आपने क्या किया है, अंदर उसको हिला दिया पूरी तरह से, तो उसका तापमान बदला, जैसे ही बदला चीनी घुल गई। समझे कि नहीं? तो ये था, वहां 3 चीजें हो गई हैं एक साथ, मैंने इसकी बात नहीं की, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये हर जगह नहीं होती। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई। मैंने अभी आपसे कहा कि ये ऑब्जर्वेशन 4 हैं, इनमें से किसी 3 का होना जरूरी है, तो आप कहेंगे रिएक्शन हुई। समझ में आ गई? किसी 2 से नहीं। अभी पिछली रिएक्शन जो थी हमारी वो कौन सी थी, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की। उसमें देखो क्या क्या हुआ। पहले चेंज इन स्टेट, आपने जिंक को किस फॉर्म में लिया था, सॉलिड फॉर्म, ग्रैन्यूल्स, दाने। आपने एसिड को किस फॉर्म में लिया था, लिक्विड फॉर्म। दोनों के मिलने के बाद जो सॉल्यूशन रिजल्ट आया जिंक सल्फेट, वो किस शक्ल में आया, लिक्विड फॉर्म, एक्वस। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब चेंज इन स्टेट हुआ। आपने जिंक कौन से कलर में लिया था, सिल्वर ग्रे। आपका एसिड कौन सा था, सिंपल हल्का सा पीले कलर में। लेकिन जो रिजल्ट आया सॉल्यूशन का वो कौन सा था, कलरलेस, चेंज इन कलर। कौन सी गैस वहां पे बनी, हाइड्रोजन, एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या वहां टेम्परेचर में कोई बदलाव हुआ? हाँ, क्योंकि जो एसिड होता है वो गर्म होता भाई, और जो आपने जिंक लिया था वो तो ठंडा ही था। दोनों मिक्स होने के वक्त टेम्परेचर में बदलाव तो हुआ है, चाहे थोड़ा हुआ है। कहीं पर सीधा सीधा अपने आप होता है, कहीं हम हीट देते हैं। इसका भी उदाहरण दूंगा, चेंज इन टेम्परेचर भी हो गया। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि ये चारों की चारों ऑब्जर्वेशंस आपकी बिल्कुल पिछली इक्वेशन में सेट बैठ गई, रिएक्शन हो गई। मैग्नीशियम वाली पढ़ी थी हमने एक्टिविटी 1.1 में। मैग्नीशियम आपने कौन सी शक्ल में लिया था, सॉलिड। ऑक्सीजन आपको कहां से मिल रही थी, बर्नर।
बर्नर जो था वो उसको क्या कर रहा था, गर्म। इसका मतलब आपने चेंज इन स्टेट वहां भी देखा, जो आपने सॉलिड लिया था वो पाउडर फॉर्म में बदल गया, आपने तो रिबन लिया था, ठीक है। वहां पर कोई गैस बनी थी नहीं, गैस कोई नहीं बनी थी, ओके, एक चीज निकल गई। कलर में बदलाव हुआ था, हाँ हुआ था, क्योंकि जो मैग्नीशियम आपका था वो डेजलिंग वाइट से कलर में होता है, लेकिन उसके बाद जो पाउडर बना वो सिंपल पाउडर जैसा होता है, जैसे मुंह पे लगाने वाला हो। समझ में आ गई, चेंज इन कलर। वहां टेम्परेचर बदला था, अंडरस्टूड है, बदला था, आप लोगों ने बर्नर लिया था, टेम्परेचर तो बदला। समझ में आ गई। तो ऐसे ही जो आपने 2-3 एक्टिविटीज पढ़ी है ना, उसमें आपने हर एक में ये जज करना है कि किसमें ये चारों में से हुआ क्या क्या है। एक के बारे में मैंने बात नहीं की, मैंने आपको लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड के बारे में इसमें से कोई बात नहीं की। ये मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं कि उसकी जजमेंट आप खुद लगाएं। हर चीज मैं बताऊंगा तो आप सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे, आप खुद नहीं कर पाएंगे। कुछ आपको भी करना है, उसके नोट्स आप खुद बनाएं, इनमें से कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन वहां पर थी, तो आपको बाकी की सारी रिएक्शंस जितनी भी हैं बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी कि किस में कैसे जज करोगे, रिएक्शन होनी भी है नहीं होनी है। बात समझ में आ गई। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये 4 परीक्षण हैं, हिंदी मीडियम वाले कारक हैं, जिनकी वजह से ये पता चलता है। चेंज इन स्टेट का मतलब है अवस्था में बदलाव, चेंज इन स्टेट का मतलब अवस्था में बदलाव। ये तो साफ ही नजर आ रहा है, चेंज इन कलर, इसकी हिंदी तो कर ही लोगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन मैंने बनना, गैस का उत्पन्न होना, ज्यादा टेक्निकल हिंदी बोलूं तो उत्पन्न होना, सिंपल बोलो गैस का बनना, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, ये पढ़कर समझ में आ रहा है, तो इसकी हिंदी खास करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर माने तापमान, समझ में आ गई। यहाँ हम अपनी पिछली वीडियोस को कंपाइल करते हुए एक टॉपिक को पूरे को एंड करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शन कैसे होती है पता चलेगा, ये मैंने आपको आज एंड कर दिया है इस टॉपिक का। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्या है लिखने की, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे लिखा जाएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो पिछली वीडियोस के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इस पिछली वीडियोस को दोबारा देख सकते हो आप, ताकि पिछले टॉपिक क्लियर होते जाएं। अगर कोई क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, आसान तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अपने अच्छे कमेंट्स नीचे डालिए, ठीक है। लाइक भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही अगली वीडियोस को लेकर मैं कोशिश करूँगा कि आपको साइंस मुश्किल ना लगे, घर जैसी लगे, आपको ऐसे लगे साइंस हमारे घर में ही है, हम बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।